नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रादेशिक भूगोल के जनक कार्ल रिटर पर बात करने वाले हैं। हमारा इस फर्स्ट ग्रेड प्रख्याता भर्ती में जो राइटर का पोर्शन चल रहा है उसमें अंतिम विद्वान है कार्ल रिटर। सन 1789 में जन्मे कार्ल रिटर और 1859 में मृत्यु हुई और भूगोल में एक बड़ा महत्वपूर्ण सन आधुनिक भूगोल के दो जन्मदाता कार्ल रिटर और हम्बोल्ट की मृत्यु जो है वो 1859 में हुई और इसी साल चार्ल्स डार्विन ने अपने जीवों की उत्पत्ति की सिद्धांत यानी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक का प्रकाशन करवाया। कार्ल रिटर जिसके बारे में हार्टशॉ ने सन 1939 में यह बात कही कि रिटर के समय और रिटर के तत्पश्चात कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहा जिसे इतने व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया हो। अर्धकुंडे नामक पुस्तक प्रकाशित की। सन 1818 तक रिटर इतिहास के पद पर कार्यरत थे, परंतु इस पुस्तक का जर्मनी में बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया और उसके बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बर्लिन भूगोलिक संस्था की स्थापना भी की रिटर ने। सामान्य तौर पर कुछ विद्वान रिटर को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी मानते हैं, पर 1807 में जब इनकी मुलाकात हम्बोल्ट से हुई तो थोड़ा पत्ती में चेंज आया। काफी कार्य करने के लिए फिर यात्राएं भी की। 20 वर्ष जब प्राइवेट कंपनी में रिटर थे तब उस समय खोज यात्राओं के माध्यम से भूगोल के कार्यों को संकलित करते गए। 5 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई तो वहां पर 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। तो रिटर जो है क्रिश्चियन साल्जमैन के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में एक अच्छे टीचर के साथ उनका संपर्क रहा गेट्स नाम के, और फिर धीरे धीरे भूगोल की तरफ रुचि बढ़ी और रिटर जो है वो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता बने। तो आज बात करेंगे कार्ल रिटर पर, क्या परिचय रहा, क्या पुस्तकें प्रकाशित की, किस प्रकार का विधि तंत्र था, किस प्रकार की रचनाएं लिखी कार्ल रिटर ने। तो शुरू करते हैं। कार्ल रिटर एक जर्मन भूगोलवेत्ता। तो हमारे सिलेबस में प्रथम श्रेणी विधाता में 3 जर्मन भूगोलवेत्ता है, रेटजेल, हम्बोल्ट और रिटर, जबकि 3 भूगोलवेत्ता हमारे अमेरिकन हैं, जबकि एक भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी है जो कि विडाल डी लाब्लांश, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज कार्ल रिटर पर बात करेंगे। मेरे पसंदीदा भूगोलवेत्ताओं में से एक, अगर मुझे कभी मौका मिले किसी व्यक्ति की जीवनी या उसको पूरा पढ़ने का, तो मैं कार्ल रिटर को अवश्य पढ़ना चाहूंगा। हम्बोल्ट से ज्यादा मेरी दिलचस्पी कार्ल रिटर में होगी। काफी स्वभाव बदला कार्ल रिटर ने अपना, ऐसे थे नहीं। हम्बोल्ट के मिलने के बाद में काफी रुचि उनकी भूगोल में प्रतिस्थापित हुई। तो शुरू करेंगे आज कार्ल रिटर को। जन्म 1789 में जर्मनी में हुआ कार्ल रिटर का। तो जन्म 1789 में हुआ कार्ल रिटर का जर्मनी में। हम्बोल्ट के समकालीन थे। और इन्हें भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जन्मदाता, साथ में रिटर के विपरीत पत्ती पर कार्य करने वाले, प्रदेश को प्रमुख मानते थे। तो प्रादेशिक अध्ययन या प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच को प्रमुख मानते थे रिटर। और इसी के साथ कई विद्वान रिटर को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। अर्धकुंडे सबसे प्रमुख पुस्तक रही। यूरोप का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विवरण भी लिखा, यूरोप के 6 मानचित्र भी लिखे, परंतु अर्धकुंडे में यूरोप को नहीं लिखा। वहां अफ्रीका और एशिया महत्वपूर्ण बिंदु रहे और जब तक रिटर की मृत्यु हो गई बाकी महाद्वीपों का वो संकलन कर नहीं पाए। चलिए, तो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता, प्रादेशिक उपागम के जनक और एक आर्मचेयर भूगोलवेत्ता रहे रिटर। और सबसे फेमस पुस्तक रही अर्धकुंडे।
तो 1789 में जर्मनी में जन्म हुआ। पिता पेशे से चिकित्सक थे, तो 5 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष में पिता की मृत्यु हुई, माता पर धर्मदार आया और उसके बाद में एक टीचर क्रिश्चियन साल्जमैन के संपर्क में आए। इन्होंने रिटर की प्रतिभा को देखा और उन्हें पढ़ने के लिए जो है उन पर अनुभव जो उनका था उनके साथ आरंभ किया। वहां गर्ट्समुथ्स नाम एक टीचर थे जिनके निर्देशन में रिटर आए। गर्ट्समुथ्स एक अध्यापक है। इनके साथ रिटर का स्नेह बढ़ा और इन्होंने दर्शन के आधार पर भूगोल की शिक्षा जो है वो रिटर को देना शुरू की। तो यहां से रिटर का जो सफर है वो शुरू हुआ और धीरे धीरे भूगोल में इनकी रुचि बढ़ने लगी। हमने बात की अभी कि रिटर के बारे में आर्शो ने एक बहुत अच्छा कथन लिखा है। चलिए, विद्यालय शिक्षा के पश्चात रिटर को एक धनी परिवार में एक निजी टीचर के रूप में किसी परिवार में एक बच्चे को पढ़ाने का कार्य मिला। तो पहले किसी निजी परिवार में टीचर बने और साथ में पढ़ाते पढ़ाते ही फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तो वहां से अपना आगे की पढ़ाई रिटर ने इसके साथ जारी रखी और इसके बाद 1807 में जब रिटर की मुलाकात जो है वो हम्बोल्ट से हुई तो भूगोल में अध्यापन कार्य में उनकी रुचि बढ़ने लगी। तो वहां से भूगोल में रिटर का अध्यापन कार्य शुरू हुआ। इसके बाद में रिटर जो है वो 1812 में इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल लिखा। में यूरोप का प्रादेशिक भूगोल लिखा रिटर ने। उसके पश्चात 1814 में रिटर गटिंगटन विश्वविद्यालय चले गए। तो गटिंगटन विश्वविद्यालय में रिटर ने प्रवेश लिया। फिर यहां जो है वो इनकी पढ़ाई आगे चली। आगे 1917-18 में जब रिटर ने 1817-18 में जब रिटर ने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे का प्रकाशन करवाया, तब जो है वो रिटर जो इतिहास के भूगोलवेता थे उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए रिटर यहां और 1820 में बर्लिन भूगोलिक संस्था की स्थापना की। फेमस बात ध्यान रखेंगे कि 1820 में रिटर ने बर्लिन भूगोलिक संस्था की स्थापना की। 1830 में बर्लिन भूगोलिक संस्था की स्थापना की रिटर ने और फिर 1959 में रिटर की मृत्यु हो गई और दो बड़े भूगोलवेता जो हैं उनकी क्षति जो है वो भूगोल को मिली। आधुनिक भूगोल के दो संस्थापकों की मृत्यु जो है वो इस समय हुई और एक बड़े युग का जो है वो अंत हुआ। चलिए, इसके बाद में हम रिटर की कुछ प्रमुख पुस्तकों पर बात करते हैं। पहले फिर से बात कर लेते हैं। 1789 में जर्मनी में जन्मे, उसके बाद में क्रिश्चियन साल्जमैन के निर्देशन में आए, फिर गर्ट्समुथ के निर्देशन में आए। 1807 में हम्बोल्ट से मुलाकात हुई, निजी टीचर बने, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, बाद में 14 में गटिंगटन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1718 में रिटर ने अर्धकुंडे के 2 खंड प्रकाशित किए। उसके बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए
और इसी समय 1820 में बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना की रीटर ने। अब रीटर की प्रमुख पुस्तकें क्या रही? कुल 9 फेमस किताबों पर रीटर ने कार्य किया। पहली पुस्तक जो है वो यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक चित्रण। यूरोप का भौगोलिक व ऐतिहासिक चित्रण 1804 में। फिर 6 में 6 मानचित्र, यूरोप के 6 मानचित्र प्रकाशित कराए 1806 में रीटर ने। इसके बाद में यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड लिखा। (1807 में लिखा इसे रीटर ने। इसके बाद में सबसे फेमस ग्रंथ अर्धकुंडे, पहला पार्ट 1817 में, और फिर है अर्धकुंडे पार्ट सेकंड 1818 में। पहले खंड में रीटर ने अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया और द्वितीय खंड में एशिया महाद्वीप का विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद में सन 1833 में अर्धकुंडे के 6 वृहद खंडों का प्रकाशन करवाया। छह बड़े खंड लिखे 1833 में रीटर ने अर्धकुंडे के। उसके बाद में अर्धकुंडे के 19 ग्रंथ, जो कुल 19 पाठ अर्धकुंडे के लिखे गए हैं, इनका प्रकाशन किया 1839 में रीटर ने। फिर अंतिम किताब रही काला व कैस्पियन सागर का स्थानांतरण। इसको आप 59 करेंगे भाई। काला व कैस्पियन सागर का मध्यवर्ती स्थानांतरण। कुल ये पुस्तक रीटर के जीवन काल में रही। सबसे फेमस हमें जो ध्यान रखनी है, अर्धकुंडे 19 खंड है टोटल अर्धकुंडे के, और 1859 में संपूर्ण हुई है। पहला खंड कब प्रकाशित किया? 1817 में। दूसरा खंड 1818 में। पहले खंड में किसका विवरण है? अफ्रीका का। दूसरे में किसका विवरण है? एशिया का। यूरोप के 6 मानचित्र और यूरोप के भी उसने 2 खंड लिखे हैं। बहुत बार आया यूरोप की पुस्तक किस विद्वान की है, तो वहां कार्ल रीटर का नाम आता है भाई। आगे रीटर नीतिवादी था, साथ में टेक्नोलॉजिस्ट था। टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब स्वदेशवादी, और स्वदेशवादी का मतलब होता है, वो कहता है कि कुछ चीजों का उत्पत्ति जानना जरूरी नहीं है, ये भगवान की देन है। यानी भगवान में या ईश्वर में रीटर अपनी आस्था रखता था। वो कहता है कि कई चीजों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा के साथ रीटर एक टेक्नोलॉजिस्ट या स्वदेशवादी था और एक नीतिवादी चिंतक भी था रीटर। आगे बात करते हैं हार्शोन। मैं पहले भी बात कर चुका कि 1939 में हार्शोन ने यह कहा कि जितना व्यवस्थित ढंग से रीटर को विद्यार्थी के रूप में तैयार किया गया, ना तो उसके बाद कोई ऐसा बना है, ना कभी कोई होगा। ये बात हार्शोन ने कही। हार्शोन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में रीटर के टेक्नोलॉजिस्ट या स्वदेशवादी होने के
तीन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया। क्या बातें थी वो, क्या प्रमुख बातें थी वो? पहली बात वो कहता है कि तीन मूल तथ्य है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्वरूप अलग है। दूसरा, इसकी मान्यताएं भी अलग अलग है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी का अलग स्वरूप में है जिस पर जीवन है। क्यों है, कैसा है, स्वदेशीवादी है वो कह रहे हैं कि ये बात रिटर ने अपने सिर्फ ये कहा कि जो भूगोल है उसमें कुछ बातें ऐसी है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिनको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वो कहता है पृथ्वी भी एक ऐसी चीज है। तो वो कह रहे हैं कि पहली बात पर कि ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्वरूप सबसे अलग है और यह मनुष्य के आवास के रूप में एक अनुपम कृति है, एक अनुपम बात है और इसकी रचना में सर्वव्यापी विविधता है। अब ये सर्वव्यापी विविधता को रिटर जो है वो एक अलग नाम जूसामैन हैग इसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। ये तीसरी मौलिकता थी हार्शॉन द्वारा जो रिटर की बात पर प्रस्तुत की गई। पहला कहता है वो कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड की एक अलग चीज है और एक अलग कृति है और बाद में कहता है कि इसकी सार्वभौमिक या विविधता सभी जगह समान है। तो ये बातें कुछ रिटर के बारे में हार्शॉन ने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित करवाई। इसके बाद में रिटर की विचारधारा क्या रही, किस विचारधारा को लेकर रिटर चला? तो पहली विचारधारा वही जो हमबोल्ट की थी। तो विचारधारा में पहली बात रही पार्थिव एकता। कि चीजें समान असमान है फिर भी एक साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा, नीतिवादी विचारधारा। तीसरा, प्रगतिशील विचार। इस पर एक बार थोड़ी बात करेंगे अपने। पहले कौन कौन से पॉइंट हम पर बात करते हैं। प्रगतिशील विचार। अब रिटर क्या है? प्रगतिशील विचार। हम एक विद्वान पर बात करेंगे जो रिटर के साथ चला, उसका नाम है रूसो और पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के काफी साल रिटर संपर्क में रहा। पेस्टोलॉजी शुद्ध भूगोल। तो प्रगतिशील विचारों का था रिटर। तो उसने अर्धकुंडे में भी ये विचार प्रकाशित करवाए। प्रारंभ में वो शुद्ध भूगोल का आलोचक था, परंतु पेस्टोलॉजी के मिलने के बाद में उसने इसमें संशोधन और अलग अलग तरीके से जो है परिवर्तन किए। बाद में रिटर ने इसे अपनी पुस्तक अर्धकुंडे में प्रकाशित करवाया। बाद में मानव केंद्रित भूगोल। नीतिवादी था फिर भी मानव केंद्रित भूगोल पर आस्था रखता था रिटर। फिर अगला बिंदु रिटर के काल में प्रमुख रहा टेलोजिस्ट। हमने अभी बात की ईश्वरीय दृष्टिकोण। ईश्वरीय दृष्टिकोण। उसके बाद में प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम। अब रिटर यहां थोड़ा सा हमबोल्ट के विपरीत चला। जहां हमबोल्ट क्रमबद्ध भूगोल का जनक है, वही रिटर प्रादेशिक भूगोल का जनक है। क्रमबद्ध का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना, जबकि प्रादेशिक अध्ययन में हम पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और इसी प्रदेश पर हमने कल बात की थी, लघु प्रदेशों को फ्रांस में ब्लांश ने क्या कहा है? पेज कहा है। तो प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम। इसके बाद में संपूर्णता की संकल्पना। रिटर हमेशा संपूर्णता पर चला। ये कुछ रिटर की विचारधारा रही। पहली पार्थिव एकता, नीतिवादी, प्रगतिशील विचार, मानव केंद्रित भूगोल, ईश्वरीय दृष्टिकोण, प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम और संपूर्णता की संकल्पना। ये 7 रिटर की प्रमुख संकल्पनाएं जो है वो रही। पुस्तकों पर हम बात कर चुके हैं। अब एक और बिंदु पर बात करते हैं रिटर के, वो है रिटर का विधि तंत्र कैसा था। जहां हमने हमबोल्ट के 5 तंत्रों पर बात की थी, मानचित्र पर, आनुभविक पर, तुलनात्मक पर, वही रिटर 4 ही बिंदुओं पर काम करता है। पहला मानचित्र पर,
यूरोप के उसने 6 मानचित्र प्रकाशित किए मानचित्र विधि पर। दूसरा तुलनात्मक विधि पर, अर्डुकुंडे में उसने अफ्रीका व एशिया का तुलनात्मक विवरण लिखा। तो तुलनात्मक पर, आनुभाविक पर, यह हम्बोल्ट से मिलने के बाद उसकी जो विधि है वो परिवर्तित हुई। तो पहली विधि मानचित्र पर, दूसरी तुलनात्मक, तीसरी जो है वो हमने बात की आनुभाविक, और एक रिटर ने विश्लेषण व संश्लेषण विधि को भूगोल के अध्ययन में प्रमुख माना। ये 4 विधियां रिटर जो है वो अपने भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानता था। ये हमारा रिटर का जो सफर कैसा रहा, कंप्लीट हुआ। हमने सातों के सातों भूगोल वेता इस श्रृंखला में पूरे किए। इसके बाद में हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती में प्रमुख जो सिद्धांत आने वाले हैं एमए लेवल के, हम कुछ कर चुके हैं, कुछ भी बाकी है, उन पर चर्चा करनी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।